नमस्कार, टिल्लम टिल्ला न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, द मर्डर ऑफ ए घोस्ट। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी तरह के एक वाकया में इंग्लैंड के अंदर, जो कि केस 1804 ईस्वी में हुआ था, 180 सालों तक कानूनविदों ने और कानून के पुरोधाओं ने देश में कई तरह के आंदोलन किए और 1984 ईस्वी में जाकर के एक नया कानून बना जिसमें इस तरह के केसों के बारे में विस्तार से व्याख्या की गई और सजा पर सरकार ने एक अलग एक्ट बनाया कि किस तरीके से अगर जानकारी न होते हुए भी मिस्टेक में किसी आदमी की हत्या होती है तो उस पर कोर्ट का क्या रवैया होना चाहिए। इसी तरह के 3 केस हिंदुस्तान में भी हुए। एक बहुत ही चर्चित रहा 1959 के दौरान राम बहादुर थापा का केस, जो कि बालासोर में रास गोविंदपुर में घटित हुआ। दूसरा केस वरियम सिंह का है जो गुजरनवाला में हुआ और तीसरा केस बौदाकुई का है जो कि पटना हाई कोर्ट में लड़ा गया। लेकिन इन सब घटनाओं के पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं रविंद्रनाथ टैगोर की, कि कैसे एक मां ये साबित करने के लिए कि वो भूत नहीं अपने बच्चे की मां है क्या करती है और कैसे अपना जान देती है लोगों को ये बताने के लिए कि वो भूत नहीं है। इस कहानी में एक जमींदार है जिसकी शादी होती है। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ अपने मैके जाती है। इस दरमियान जमींदार अपने घर वापस आ जाता है और जब कुछ दिनों बाद मैके से वो औरत वापस आ रही होती है तो उसके साथ उसका बच्चा भी होता है। और चूंकि इस जमाने में कहार हुआ करते थे और बड़े बड़े घरानों में कहार डोली में वधुओं को लेकर के आया करते थे, तो वो औरत को लेकर के कहार आ रहे थे और रास्ते में एक भीषण जंगल पड़ता था। तो वो जंगल से गुजर रहे थे। कहार को कुछ दूर चलने के बाद प्यास लगी, जंगल में पालकी को रख करके पानी पीने चले गए। इसी बीच एक डाकू आता है और जमींदार की पत्नी को उठा करके लेकर चला जाता है और बच्चा को वहीं छोड़ देता है। अब कहार इतने डर गए थे कि अब जमींदार के पास जाकर बताएं क्या, तो उन्होंने एक कहानी बनाई, अपने आप को लहूलुहान किया, चोटिल किया और जमींदार को जाकर बता दिया कि उसकी पत्नी को शेर उठाकर लेकर चला गया। किसी तरह से उसके बच्चे को इन्होंने बचा लिया। अब उधर डाकू जब जमींदार की पत्नी को ले जाता है तो वो खुद इतना चोटिल हो गया था कि वो शैया पर पड़ गया और जमींदार की पत्नी उसको 2-4-10 दिन में किसी तरह से बचाने की कोशिश की, वो नहीं बच पाया, वो मर गया। और जब वहाँ से वो निकली तो उसको रास्ता पता नहीं था क्योंकि उस ज़माने में औरतों को इतना बाहर जाने की आज़ादी नहीं होती थी और रास्ते का पता नहीं था। तो भटकते भटकते करीब वो 6-8 महीने में अपने घर जमींदार के पास पहुंची, क्योंकि उसको अपने बच्चे की फिक्र थी और बच्चा को देखना चाहती थी। लेकिन इधर जमींदार दूसरी शादी कर चुका था और जब भी वो अपने बच्चे के पास जाती थी लोग हल्ला करना शुरू कर देते थे कि भूत आ गई, भूत आ गई, भूत आ गई। क्योंकि गाँव में तो चर्चा ये हो चुका था कि उसकी पत्नी को शेर खा गया है। हर रोज वो औरत जाती थी अपने बच्चे को देखने के लिए और हर रोज लोग उसको इसी बात का हल्ला करके भगा देते थे कि ये भूत है, भूत है। अंत में एक दिन वो छत पर चढ़ गई और छत पर चढ़कर चिल्लाकर बोली, मैं भूत नहीं हूं, और ऊपर से कूद गई। जब मरी सर से खून निकला तो लोगों को यकीन हुआ कि वो भूत नहीं थी। आइए इसी सिलसिले में हम आपको उस कहानी से जोड़ते हैं राम बहादुर थापा की, जहां कैसे एक औरत को भूत समझ करके मारा गया और हमारे कानून के आईपीसी सेक्शन 79 के तहत राम बहादुर थापा, वरियम सिंह और बौदाकुई तीनों को बरी किया गया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीसी सेक्शन 79 है क्या। आईपीसी सेक्शन 79 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by reason of mistake of law in good faith believes himself or herself justified by law in doing that। इसका मतलब है कि कोई भी काम किसी व्यक्ति से किया गया वो तब तक गुनाह नहीं है जब तक कि उसको सच्चाई का पता नहीं है कि वो कर क्या रहा है। इसका मतलब गलती से किया गया काम, गलती से किया गया कोई गलती तब तक गुनाह नहीं है जब तक उसको सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन कानून का उसको पता है
उसको ये पता है कि अगर ये हम कानूनन जुर्म करेंगे तो मुझे सजा मिल जाएगी, लेकिन उसको फैक्ट का पता नहीं है कि ये वाकई गुनाह है या नहीं है। इसी संदर्भ में राम बहादुर थापा और वर्यम सिंह के केस में और बोंदा कुई के केस में इन सबको कोर्ट ने सेक्शन 79 आईपीसी के तहत बेनिफिट देते हुए हाई कोर्ट ने तीनों को बरी किया। राम बहादुर थापा के केस में सेशन कोर्ट ने ही बरी किया, क्योंकि उनके पास 2 पूर्व के ऐसे केसों का आधार था, जो वर्यम सिंह का था 1926 का और बौदा कुई का था 1940 का। चलिए सबसे पहले राम बहादुर थापा के केस को डिस्कस करते हैं। राम बहादुर थापा एक नेपाली नौकर था जो जगत बंधु चटर्जी के पास काम करता था। जगत बंधु चटर्जी कलकत्ता के जाने माने व्यापारी थे और चटर्जी ब्रदर्स करके उनकी एक कंपनी हुआ करती थी। उनको किसी ने बताया कि गैरिसन इंजीनियरिंग का एयरपोर्ट बालासोर में है, उसके स्क्रैप की बिक्री हो रही है। और अप्रैल मई 1958 के दौरान वो वहां गए और वहां रुक करके उसका सर्वेक्षण करने लगे, उसका मूल्यांकन करने लगे, क्योंकि वो उसे खरीदना चाहते थे। उनके साथ उनका नौकर राम बहादुर थापा भी था। उस कंपनी में, जो गैरिसन इंजीनियरिंग की कंपनी देखभाल कर रही थी एयरपोर्ट की, उस कंपनी में 2 गार्ड भी थे, दिवाकर एंड गोविंद। अब दिवाकर से और गोविंद से और आसपास के गांव में, तिलकुंडी नाम का गांव था, संथालियों का और मांझियों का, बहुत सारे गांव थे, बहुत सारे लोग रहते थे। उन सब से भूतों के इतने किस्से वहां प्रचलित थे उस एयरपोर्ट के ऊपर, उसके रास्ते के ऊपर, क्योंकि वो जगह वीरान थी, कई रास्ते थे वहां पे, कोई उस रास्तों का इस्तेमाल नहीं करता था डर के कारण। और भूतों के किस्से इतने मशहूर थे, खासतौर से मंगलवार और शनिवार के दिन, कि कई सारे भूत आते हैं यहाँ पे और लोगों को उठा कर ले जाते हैं। यही किस्से राम बहादुर थापा को भी कई बार सुनाए गए, जगत बंधु चटर्जी को भी सुनाए गए। जगत बंधु चटर्जी जहां रह रहे थे वहीं पास में एक चाय की दुकान थी कृष्ण चंद्र पात्रों की। एक दिन का वाकया है, एक चंद्रा माझी नाम का आदमी कृष्ण चंद्र पात्रों के पास आता है और कहता है कि आज रात मैं वहां घर नहीं जा पाऊंगा तिलकुंडी, मुझे यहीं रुकने दीजिए अपनी दुकान पर, क्योंकि रास्ते में भूत है और मुझे नुकसान हो जाएगा। कृष्ण चंद्र पात्रों ने उसे रात में रुकने की जगह दी, वो सो गया। बाद में कृष्ण चंद्र पात्रों यही बात जगत बंधु चटर्जी, जिसको बंगाली बाबू कहते थे, और राम बहादुर थापा को सुनाई। राम बहादुर थापा और जगत बंधु चटर्जी में पहले ही इस बात की उत्सुकता थी कि यहाँ भूत है, क्यों ना भूत को देखा जाए। तो उन्होंने कृष्ण चंद्र पात्रों को बहुत इंसिस्ट किया कि आप मुझे अपने साथ ले चलिए और हम लोग आज भूत देखेंगे। कृष्ण चंद्र पात्रों शुरू में तो बहुत नानुकुर किए, लेकिन बाद में बहुत ही आग्रह करने पर जगत बंधु चटर्जी की बात मान ली और राम कुमार थापा, जगत बंधु चटर्जी, कृष्ण चंद्र पात्रों, ये तीनों चंद्रा माझी के पास गए, उसको उठाया और उसको ये दिलासा दिया कि ये उसको घर भी छोड़ देंगे। और वाकई ये उसको घर छोड़ने के रास्ते पर गए, उसको घर छोड़ा और लौटकर जब आ रहे थे तो रास्ते में इनको एक झिलमिलाता हुआ लाइट दिखाई दिया, रोशनी अंदर से आ रही थी और सफ़ेद साया, 3 इनको सफ़ेद साया दिखाई दिया। जगत बंधु चटर्जी, जो कि पहले से ही इस मन से थे कि भूत देखना है, और तो अचानक ही इस नज़ारे को देखकर वो इशारों से राम कुमार थापा को कहने लगे भूत। इतना सुनना था कि राम कुमार थापा आवेशित होकर के भूत पर हमला कर दिया अपनी खुकड़ी से, और वो खुकड़ी अपनी तब तक चलाता रहा जब तक कि कृष्ण चंद्र पात्रों ने पीछे से आवाज न लगा दी कि नेपाली ने चाकू मार दिया, क्योंकि एक चाकू कृष्ण चंद्र पात्रों को भी लग चुकी थी। जब राम कुमार थापा को होश आया तो कृष्ण चंद्र पात्रों के अलावा 3 और आवाजें आ रही थी कराहने की, जो जमीन पर लेटी 3 औरतों की थी। वो तीनों औरतें आदिवासी जाति की थीं, जो वहां रात में महुआ चुनने के लिए खड़ी थीं, और वो पेड़ के पीछे इसलिए छुपी थीं कि हवा बहुत तेज थी और उनका लालटेन बुझ न जाए, इसलिए वो लालटेन लेकर पेड़ के पीछे छुपी थीं, जो कि हवा की वजह से उसकी रोशनी बाहर आ रही थी। एक का नाम गिलवा मझियानी था, जिसका कि मौके पर मौत हो गई। एक गंगा मझियानी और दूसरा सोनरा मझियानी, ये दोनों बुरी तरह जख्मी हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा।
एक गवाह कृष्ण चंद्र पात्रो बने, एक गवाह जगत बंधु चटर्जी और एक गवाह चंद्रा माझी। चंद्रा माझी जो इतना डरा हुआ इंसान था, जो भूत के डर से अपने घर तेलकुंडी नहीं जा रहा था, कोर्ट में अपना बयान बार बार बदला और ये कहने लगा कि वो तो भूत से कभी डरता ही नहीं और एक बहादुर व्यक्ति की तरह अपने आप को पेश किया। कोर्ट ने उसकी एविडेंस को खारिज कर दिया। कृष्ण चंद्र पात्रो जो पहले सेक्शन 164 सीआरपीसी में 164 सीआरपीसी में अपने बयान को दर्ज करवाए थे कि बंगाली बाबू को उन्होंने साथ लेकर गया था, कोर्ट के अंदर अपने बयान को बार बार बदले, इसलिए उनका भी एविडेंस खारिज कर दिया गया और राम बहादुर थापा को सेक्शन 79 के तहत द एक्ट इन गुड फेथ के नाम पर उनको बरी कर दिया गया। और उनके पास 2 केसों का आधार भी था, जो पूर्व में वरियम सिंह और बौदा कुई के इसी तरह के केस में दोनों को हाई कोर्ट ने बरी किया था। इसलिए सेशन कोर्ट ने राम बहादुर थापा को बरी कर दिया। अब आइए जानते हैं वरियम सिंह का केस क्या था। वरियम सिंह गुजरनवाला के रहने वाले थे और उनके 3 बच्चे बाल्यावस्था में ही मौत के शिकार हो गए थे। 7 नवंबर को उनका सबसे छोटा बेटा जब मरा तो किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने बेटे के कब्र पर जाकर के नहाएंगे रात में, तो आपका आने वाला बच्चा जीवित बचेगा। रात को 12 बजे वरियम सिंह अपनी पत्नी के साथ मटका के साथ पहुंचते हैं और पास के तालाब से पानी निकाल कर नहाने लगते हैं। तभी वहां पर फग्गा सिंह आते हैं और फग्गा सिंह को देखकर वरियम सिंह को यह लगता है कि ये भूत है और उन पर 10 वार करते हैं अपनी लाठी से। 4 सर पे मारते हैं, 3 कंधे पे, 3 हाथ पर, और वहां से भाग करके अपने गांव चले आते हैं। रास्ते में उन्हें अजीत सिंह मिलते हैं, उग्र सिंह मिलते हैं। उन दोनों को इन्होंने बताया कि ये इनका एक सामना भूत से हुआ और इन्होंने उस भूत को मार दिया। जब घर पहुंचे तो घर के पास इन्हें सुंदर सिंह मिले। उन्होंने ही पूछा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, मुझे भूत मिला था, मैंने उस भूत को मार दिया। अगले दिन सुबह उगर सिंह और अजीत सिंह को लेकर के उसी जगह पर गए जहां पे इन्होंने ये दावा किया था कि भूत को मारा है, तो देखा वहां फग्गा सिंह है। फग्गा सिंह को देखकर ये सकपका गए और सुंदर सिंह को आकर के बता दिया कि रात को जिसको मैंने मारा था वो भूत नहीं बल्कि फग्गा सिंह था। सुंदर सिंह ने फग्गा सिंह के भाई तेजा सिंह को यह बात बताई कि उसके भाई की रात में हत्या करने की कोशिश की गई है। तेजा सिंह ने अपने भाई को हॉस्पिटल में भर्ती किया और थाने में खबर पहुंचाई। 12 नवंबर को 5 दिन बाद फग्गा सिंह की मौत हो जाती है। सेशन कोर्ट से वरियम सिंह को ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की सजा दी जाती है, देश से बाहर निकालने की, क्योंकि उस समय देश गुलाम था। ये 1926 की बात है। बाद में मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है, जहां वरियम सिंह को बरी कर दिया जाता है इस बिना पे कि सेक्शन 79 आईपीसी के तहत जिस तरीके का माहौल बना था और जिस तरीके के रात के अंधेरे में शमशान में कोई आदमी अचानक आएगा तो किसी को भी ये लगेगा कि यहाँ पे भूत आया है। तो इसलिए इन्होंने जो हमला किया वो गुड फेथ में किया। इन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, सच्चाई की जानकारी नहीं थी कि वो इंसान है, ये भूत समझ के मारे हैं। तीसरी घटना बौदा कुई की है। बौदा कुई अपनी भतीजी के साथ अपने घर में अकेली रहती थी। रात को अचानक बरामदे में एक औरत अर्धनग्न अवस्था में एक तरफ झाड़ू लटकाए और एक तरफ टूटा हुआ चटाई बांधे हुए डांस करने लगी। उसकी भतीजी की अचानक नींद खुली। उसने बोला अपनी बुआ को कि देखो ये क्या हो रहा है। वो गई, कुल्हाड़ी उठाई और कुल्हाड़ी से मार करके उस औरत का मर्डर कर दी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो सुबह उठकर देखती है कि ये तो उसके पति के छोटे भाई की पत्नी है। मामला कोर्ट पहुंचा, सेशन कोर्ट में गया। सेशन कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये जो मर्डर किया गया है ये वाकई एक मर्डर है और इसमें 79 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भूत को मारने की जिम्मेवारी किसी की नहीं है और अगर इंसान भूत बन के घूम रहा है तो उसकी सजा मौत भी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि बौदा कोई एक ऐसे समाज से आती है जहां इस तरह की बातें बहुत होती हैं और सुपरस्टिशियस व्यू को देखते हुए उस समाज की उसको सिर्फ 6 वर्ष की सश्रम कारावास दी गई। बौदा कोई पटना हाई कोर्ट पहुंची
पटना हाईकोर्ट ने बौदाकुई को सेक्शन 79 का हवाला देते हुए और द एक्ट इन गुड फेथ करार करते हुए बौदाकुई को बरी कर दिया। इन्हीं दोनों केसों का फायदा राम बहादुर थापा को हुआ, जो सेशन कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन इसी तरह के केस में इंग्लैंड के अंदर 180 वर्ष तक चर्चा चली और 1984 में एक कानून बना जिसमें इस तरह के केसों के बारे में फैसला क्या होगा, इस पर एक नया कानून लाया गया। तो आज तक के लिए टिल्लम टिल्ला न्यूज़ में इतना ही। आगे हम किसी और इसी तरीके के रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर आपसे फिर मुखातिब होंगे। धन्यवाद।